Okay, so in this video we are going to start from the rocks, ठीक है. और अब petrology को basically is the study of rocks and igneous rocks. These are formed through the cooling and solidification of magma or lava, and they are granular in structure, not stratified. मतलब इसमें granular structure होता है, not stratified. They are devoid of fossils and hard for water to penetrate. इन क्रिस्टलाइन एज वेल एज नॉन क्रिस्टलाइन दोनों फॉर्म में मिल जाता है ये. द इग्नियस रॉक्स आर रिफर्ड टू एज प्राइमरी रॉक्स. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देन प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स होते हैं और एक वॉल्केनिक इग्नियस रॉक्स होते हैं. इनमें क्या डिफरेंस है देखो, एग्जांपल्स आप नोट कर लो. बेसाल्ट और ब्रेकिया ये जो होते हैं ये वॉल्केनिक इग्नियस रॉक्स होते हैं. देन प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स की बात करें तो ग्रेनाइट, गैब्रोस और पेगमेटाइट. These are the examples of the plutonic igneous rocks. These form within the earth's surface, also known as intrusive igneous. तो intrusive igneous बोलते हैं इनको, और form within the earth's surface. So granite, gabbros and pegmatite. तो ये कुछ examples हैं plutonic igneous rocks के. तो अभी मैं अगर petrology is the study of rocks and then igneous rocks के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं तो igneous rocks में फॉसिल्स नहीं मिलते हैं. however they may be crystalline as well as non crystalline both. then उसमें layers stratification नहीं होता है, rather they are granular. ठीक है, granular in structure होते हैं and they are formed by the cooling or solidification of the magma और lava. ठीक है, अब उसमें granular बहुत होते हैं, layers नहीं होते हैं और fossils नहीं होते हैं और दे आर वेरी हार्ड फॉर वाटर टू पेनिट्रेट. ठीक है. देन वी हैव अ प्लूटोनिक टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स एंड वॉल्केनिक टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स. तो वॉल्केनिक टाइप के तो दो एग्जांपल्स हमने पढ़े, बेसाल्ट और ब्रेकिया, और दूसरे प्लूटोनिक टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स हमने देखा था. प्लूटोनिक में पेगमेटाइट याद रखना है, गैब्रोस याद रखना है और ग्रेनाइट याद रखना है. गैब्रोस, पेगमेटाइट और ग्रेनाइट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स. देन हम सेडिमेंट्री रॉक्स देख रहे हैं. सो सिंपल सेडिमेंट्री होता है, कार्बोनिक सेडिमेंट्री होता है और केमिकल सेडिमेंट्री होता है. हाउएवर इसमें इतना बाइफर्केशन करना ज़रूरी नहीं है, बस आपको मोटा मोटा इनके कुछ एग्जांपल्स याद होने चाहिए, इतना डेप्थ में नहीं जाना चाहिए. तो जैसे अगर हम बात करें लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल, तो ये तो कॉमन एग्जांपल्स हैं. एक ये याद कर लो बिकॉज़ ये नया नाम लग रहा है. देन कार्बोनिक सेडिमेंट्री में आप गीसराइट और कोल भी आप को पता है कि सेडिमेंट्री रॉक होता है, तो गीसराइट याद कर लो और हीलाइट याद कर लो. और एक ये भी पोटेशियम भी एक प्रकार का सेडिमेंट्री रॉक होता है. ठीक है, तो कुल मिला के आपको यहाँ पे 4 एग्जांपल्स याद करने हैं. एक हीलाइट, एक गीसराइट, एक पोटेशियम और एक कॉन्ग्लोमेरेट. ये 4 एग्जांपल्स किसके हैं? कुल मिला के सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल्स मैंने बताए. अब फिर आगे बढ़ते हैं तो मेटाफॉर्मिक फॉर्म्स ऑफ इग्नियस क्या होता है. जैसे बेसाल्ट को बदला जा सकता है शिस्ट और एम्फीबोलाइट में, उसी तरह से ग्रेनाइट को बदला जा सकता है ग्नीस में. ठीक है, तो ये मेटामॉर्फिक फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक्स हैं. अभी मैंने ऊपर पढ़ा था कि गैब्रोस, ग्रेनाइट और पेगमेटाइट, दीज वर द 3 एग्जांपल्स ऑफ प्लूटोनिक igneous rocks. ये देखो, plutonic igneous rocks, granite, gabbros और pegmatite. So these were the 3 examples of plutonic igneous rocks. And then basalt and breccia were the examples of volcanic igneous rocks. तो अगर हम लोग ग्रेनाइट को बदल सकते हैं शिस्ट में. ठीक है, यहाँ लिखा है ग्नीस में. ग्रेनाइट कैन बी कन्वर्टेड टू ग्नीस एंड बेसाल्ट कैन बी कन्वर्टेड टू शिस्ट एज वेल एज एम्फीबोलाइट. तो ये मेटामॉर्फोसिस याद रखना है आपको इग्नियस रॉक्स का. देन मूविंग ऑन मेटामॉर्फिक फॉर्म्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. अब ये इस पे सवाल बनते हैं बहुत. जैसे कॉन्ग्लोमरेट हमने पढ़ा था तो उससे ग्नीस बना सकते हो, और ऊपर हमने पढ़ा ग्रेनाइट से भी ग्नीस बना सकते हो. तो ग्रेनाइट वाज अ प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स और यहाँ पे कॉन्ग्लोमरेट वाज अ सेडिमेंट्री रॉक. तो देखो, यू कैन अचीव द सेम डेस्टिनेशन बाय यूजिंग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स. तो ग्रेनाइट से भी ग्नीस बना दिया विच was what? A plutonic igneous rock, and conglomerate से भी ग्नीस बना दिया which was a sedimentary rock. फिर सैंडस्टोन से क्वार्ट्स बन जाता है और शेल से स्लेट बनता है, और हमने पढ़ा था शेल was also an example of sedimentary rock यहाँ पे. उसके बाद लाइमस्टोन टू मार्बल, चॉक टू मार्बल, डोलोमाइट टू मार्बल, ये सारे एग्जांपल्स भी आपको ऑलरेडी पता हैं.
तो लास्टली हम ये देख रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स टू मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब जैसे फाइलाइट को भी शिस्ट बना सकते हो, और यहाँ पे आपने शेल से स्लेट बनाया और फर्दर स्लेट को फाइलाइट बना सकते हो, और फिर फाइलाइट से शिस्ट बना सकते हो, और गैब्रो से सरपेंटिनिन बना सकते हो। अब ये वो वाला गैब्रो नहीं है जो यहाँ लिखा था तुमने, गैब्रोस, पेग्मेटाइट और ग्रेनाइट, दीज वर द प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स। सो ये गैब्रोस मेरे ख्याल से अलग है, और ये वाला अलग है, गैब्रो टू सरपेंटिन, ठीक है, सरपेंटिन। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, देखो हमने पढ़ा कि पेट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रॉक्स, दैन इग्नियस रॉक्स की बात कर रहे थे, तो इट इज़ फॉर्म बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या फिर लावा। अब इग्नियस रॉक्स में ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता है, डिवॉइड ऑफ फॉसिल्स होते हैं, वेरी डिफ़िकल्ट फॉर वाटर टू पेनिट्रेट थ्रू द इग्नियस रॉक्स, एंड ये however they are found in both crystalline as well as non-crystalline forms. Then the igneous rocks are referred to as primary rocks. उसके बाद दो प्रकार के हमने पढ़े थे, एक plutonic igneous rocks और एक volcanic। तो plutonic में हमने 3 एग्जाम्पल लेके और ये भी कि plutonic are also referred to as intrusive igneous rocks, ठीक है। उनके एग्जाम्पल्स हमने देखे थे गैब्रोस, पेग्मेटाइट और ग्रेनाइट। उसके बाद volcanic igneous rocks के एग्जाम्पल्स देखें अगर हम लोग, सो दैट इज़ वॉल्केनिक, उसमें बेसाल्ट और ब्रेकिया चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स देखे, तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे सच एस कॉन्ग्लोमेरेट, फिर शेल देखा, और लाइमस्टोन, मार्बल तो पता ही है, ठीक है। तो मेन हमने यहाँ पे कोल देखा था, पोटेशियम देखा था, गीसराइट देखा था, हीलाइट देखा था, और कॉन्ग्लोमेरेट देखा था। फिर हमने मेटामॉर्फिक रॉक्स देखे। तो इग्नियस रॉक्स से आप कैसे बदल सकते हो, इग्नियस रॉक्स से आप मेटामॉर्फिक करके कौन कौन से रॉक बना सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि ग्रेनाइट से जो विच इज़ अ प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, आप ग्रेनाइट से ग्नीस बना सकते हो, ठीक है। और शेल विच इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक, उससे आप क्या कर सकते हो, शिस्ट बना सकते हो। सॉरी, शेल से नहीं, शेल से तो आप स्लेट बना सकते हो। आप बेसाल्ट से शिस्ट बना सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखो, बेसाल्ट से आप शिस्ट बना सकते हो, या फिर एम्फीबोलाइट भी बना सकते हो, और ग्रेनाइट से ग्नीस बना सकते हो। फिर मैंने यहाँ बताया शेल से स्लेट बना सकते हो, और ऊपर हमने देखा था कि फिर फर्दर आप स्लेट को फाइलाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखो कि एक तो ये कि आप ग्रेनाइट से ग्नीस बना सकते हो और कॉन्ग्लोमेरेट से भी ग्नीस बना सकते हो। दूसरी चीज़ आप याद रखो कि बेसाल्ट से आप एम्फीबोलाइट बना सकते हो और शिस्ट बना सकते हो, ठीक है। बेसाल्ट से आप एम्फीबोलाइट एज वेल एज शिस्ट बना सकते हो, ग्रेनाइट से ग्नीस बना सकते हो, कॉन्ग्लोमेरेट से ग्नीस बन सकता है, और फिर हमने देखा था कि शेल से स्लेट बन सकता है, और स्लेट से फाइलाइट बन सकता है, स्लेट से फाइलाइट बन सकता है, और फिर फाइलाइट से शिस्ट बन सकता है। तो एक तरह से आप देखो, बेसाल्ट से भी शिस्ट बन जा रहा है, यहाँ पे लिखा है ना, बेसाल्ट से शिस्ट बन जा रहा है, और यहाँ पे शेल से भी बन जा रहा है, बिकॉज शेल से आप बना रहे हो स्लेट से बना रहे हो फाइलाइट, और फाइलाइट से बना दे रहे हो शिस्ट। तो इतने एग्जांपल्स, ठीक है, आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल्स देने के लिए इतना काफ़ी है, राइट। देन पेट्रोलियम इज़ अ मल्टी कलर्ड सब्सटेंस, इट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द स्टोमा एंड इंटरस्टिसेस ऑफ पोरस सैंडस्टोन्स एंड लाइमस्टोन्स। तो गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द स्टोमा, अब ये दो पार्ट्स का नाम आपको आंसर में लिखना ज़रूरी होगा, stoma as well as interstices of porous sandstones and limestones. The first commercial oil well was drilled in Romania in 1857. तो रोमेनिया नाम याद रखो, 1857 में first commercial oil well was drilled, but according to the Ministry of P&G, Edwin drilled the world's first oil well in Titusville in Pennsylvania in 1859, and Ras Tanura is one of the oldest refinery in Persian Gulf कोस्ट, ठीक है। तो ये तो नाम ठीक है, मुझे पॉपुलर है काफ़ी, रास टैन्यूरा इज़ इन पर्शियन गल्फ कोस्ट। और वैसे देखा जाए तो रोमेनिया में सबसे पहले कमर्शियल ऑयल वेल ड्रिल की गई थी, अटेम्प्ट किया गया था 1857 में रोमेनिया में, द फर्स्ट कमर्शियल ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड। लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर ओन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इनके हिसाब से कि एडविन नामक किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने, या फिर आई डोंट नो इट्स अ नेम ऑफ अ इंडस्ट्रियलिस्ट और अ कंपनी, बट अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ P&G, एडविन ड्रिल्ड द फर्स्ट ऑयल वेल इन टिटुसविले इन पेंसिल्वेनिया इन 1859, ठीक है। तो
अगर क्वेश्चन में लिखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ पीएनजी के अनुसार फर्स्ट ऑयल ड्रिल कब हुई और कहाँ हुई, तो फिर 1859 लगाओगे टिटुसविले पेंसिल्वेनिया में यूएसए में। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड में पूछा जाए इन जनरल नॉट अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ पीएनजी, तब फिर तुम रोमेनिया लगाओगे 1857 में। और फिर रेस टेन्यूरा भी एक जगह है जो कि पर्शियन गल्फ के कोस्ट पे है, जहाँ पे एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिफाइनरी सिचुएटेड है। Now the countries of the Middle East have more than 60% of the world's petroleum reserves. According to Indian official data, it has 46.2% of the petroleum reserves. The countries of the Middle East have more than 60% of the world's petroleum reserves. तो अगर हम इंडिया के डेटा, इंडियन ऑफिशियल डेटा की बात करें तो फिर 46.2% है ग्लोबल पेट्रोलियम रिजर्व्स आपका लगभग मिडिल ईस्ट में मिलता है। बट यहाँ पे तुमने लिख रखा है कि कंट्रीज़ ऑफ द मिडिल ईस्ट हैव मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पेट्रोलियम रिजर्व्स। Now which fact is correct? I will go with the Indian official data. ठीक है, तो 46 या 47% के आसपास। You can say that a little less than 50% of the petroleum reserves are located in the Middle East regions. Then maximum oil producing states की अगर हम लोग बात करें तो US में, फिर कनाडा में, फिर सोवियत में, और फिर ये क्या लिखा है, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूट्स 99% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ वेनेजुला। वेनेजुला की भी एक बात बता दिया मैंने, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट। और लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिज़र्व्स की बात हो रही है, प्रोडक्शन की नहीं, ठीक है। तो नेचुरल गैस के रिज़र्व्स और यहाँ पे प्रोड्यूसर्स दोनों देख लो। तो नेचुरल गैस में यूएस इज़ एट द टॉप प्रोड्यूसर, फॉलोड बाय रशिया, ठीक है। दैन नेचुरल गैस रिज़र्व्स की अगर बात करें तो फिर रशिया में ज़्यादा है, रशिया, ईरान, कतर एंड सऊदी। तो इसका मैंने निमोनिक बनाया है रिक्स। सो दिस इज़ रिक्स इज़ द रिज़र्व, मतलब किस देश के पास कितना रिज़र्व है नेचुरल गैस का। और फिर प्रोड्यूसर्स में तो फिर चूँकि इट इज़ बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी तो फिर यूएस विल बी एट द टॉप, फॉलोड बाय रशिया। तो नेचुरल गैस के प्रोड्यूसर्स देख लिए और नेचुरल गैस के रिज़र्व्स देख लिए। रशिया, अब डोंट कंफ्यूज दिस, ये ईरान होगा, इराक नहीं होगा, ईरान होगा। तो रशिया, ईरान, कतर एंड सऊदीया, ठीक है। फिर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूट्स 99% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ वेनेजुला। नाउ कुछ इंडिविजुअल साइट्स देख लेते हैं, जैसे मैक्सिमम ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन यूएस की बात करें तो अलास्का, टेक्सास और नॉर्थ डकोटा और न्यू मैक्सिको, ये वाले कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे तेल बहुत मिलता है। और यहाँ प्रोड्यूसिंग वर्ड है, नॉट रिजर्व्स वर्ड नहीं है, प्रोड्यूसिंग है। दैन मैक्सिमम ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ कनाडा की बात करें तो एल्बर्टा है, मैनिटोबा है और ब्रिटिश कोलंबिया है, ठीक है। एल्बर्टा, मैनिटोबा, ब्रिटिश कोलंबिया ऑफ कनाडा। दैन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन द सोवियत की बात करें तो ये वोल्गा उरल हो गया, फिर बाकू रीजन हो गया अजरबैजान का, और नियर बाय कैस्पियन रीजन हो गया, ठीक है। तो तीनों रीजन्स मैं बताऊं, जैसे एल्बर्टा, मैनिटोबा और ब्रिटिश कोलंबिया, दीज आर द 3 रीजन्स ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ कनाडा। एल्बर्टा, मैनिटोबा एंड ब्रिटिश कोलंबिया, तो ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ कनाडा हो गया। देन यूएसए का बताएं तो अलास्का, टेक्सास, नॉर्थ डकोटा एंड न्यू मैक्सिको। अलास्का भी है, ठीक है, तो वहाँ पे इतनी ठंडी है तब भी। नाउ अलास्का हो गया, देन टेक्सास, नॉर्थ डकोटा एंड न्यू मैक्सिको, दीज आर द ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ द यूएसए। देन पेट्रोलियम या फिर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ रशिया की बात करें तो वोल्गा उरल रीजन हो गया, वोल्गा उरल, और बाकू रीजन हो गया, बाकू, और नियर बाय कैस्पियन सी वाला रीजन हो गया, ठीक है। नाउ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूट्स 99% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ वेनेजुला, ये बता दिए। फिर मैंने बताया कि नेचुरल गैस के सबसे ज़्यादा रिजर्व्स कहाँ पे हैं, तो रशिया, ईरान, कतर एंड सऊदीया। और फिर नेचुरल गैस के सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स कौन है, तो फिर टॉप पे यूएसए है, उसके बाद रशिया है। देन यूएसए इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गैसोहॉल एंड एज वेल एज क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यूएसए है। देन लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया, ये इंडोनेशिया है। एंड रैंक वाइज देखा जाए तो कंट्रीज़ विद मैक्सिमम क्रूड ऑयल रिजर्व्स, अब देखो लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स लेफ्ट कॉलम में है और लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स ये राइट कॉलम में है। तो अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि नेचुरल गैस की बात की हमने, अब हमने यहाँ पे ऑयल की बात करना शुरू कर दी, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो ना, नेचुरल गैस की बात की थी, लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स आपका रिक्स निमोनिक बनाया था, रशिया, ईरान, कतर, सऊदीया। फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस में यूएस फॉलोड बाय रशिया, राइट। देन वी हैव, यहाँ पे हमने ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स की बात की थी, बट कौन ज़्यादा करता है ये मैंने नहीं बताया था। तो अब यहाँ पे देख लो लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स एंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स देख लो क्या है कि वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया एंड कनाडा, ईरान, इराक। जबकि लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स में देखो क्या है, मैंने बताया ना यहाँ पे गैसोहॉल और क्रूड ऑयल में सबसे टॉप पे प्रोड्यूसर कौन है, यूएस है, यूएस। तो यूएस, रशिया एंड सऊदी अरेबिया आर द टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल। वेरएज अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा है, फिर सऊदी अरेबिया में सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद कनाडा में सबसे ज़्यादा है सरप्राइजिंगली, और फिर ईरान और इराक। तो ये आपके हो गया ऑर्डर, वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, कनाडा, ईरान एंड देन इराक। ये लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स का लिस्ट हो गया इन द करेक्ट ऑर्डर। देन क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रूड ऑयल की बात करें तो ये ब्रेंट होता है, फिर लाइट होता है, फिर ब्रेंट स्वीट होता है, ठीक है। और ये जो ओसबर्ग, एकोफिस्क और फोर्टिस, ये जो 2 रीजन्स हैं, ये आपको गूगल करके बताना है कि ये ऑयल रीजन्स कौन सी कंट्री के हैं, ठीक है। एंड द मोस्ट पॉपुलर ब्रेंट क्रूड इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ सी, हैज़ 0.37% ऑफ द सल्फर कंटेंट, ठीक है। तो ब्रेंट क्रूड जो आपका नॉर्थ सी से लिया जाता है उसमें 0.37% सल्फर कंटेंट होता है, राइट। तो ये हमारी सारी बातें हो गई ऑयल के रिगार्डिंग। बस आपको ये गूगल करना है कि मेरे ख्याल से नॉर्वे का है ये। तो ओसेबर्ग, एकोफिस्क एंड फोर्टिस, ये आपको बस देखना है ये ऑयल रीजन्स कौन से कंट्री के हैं। ओके, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया था, तो मैं कह रहा था कि ये ओसेबर्ग, एकोफिस्क और फोर्टिस, ये जो आपकी ऑयल फील्ड्स हैं, मैंने कहा था कि ये गूगल करना। तो ये तीनों की तीनों ऑयल फील्ड्स नॉर्थ सी के आसपास हैं, इनफैक्ट नॉर्थ सी में ही हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, यूरेनियम की बात करें तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय क्लैपरॉथ इन 1789, ठीक है। ठीक उसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पीएनजी के अनुसार एडविन ने डिस्कवर किया था, ये एडविन ने फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल किया था टिटुसविले, पेंसिल्वेनिया, यूएस में। बट वैसे देखा जाए तो रोमेनिया को भी मानते हैं 1857 में। एंड रा टन्यूरा पर्शियन गल्फ के पास भी आपका एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी सिचुएटेड है। तो उसी तरह से क्लैपरॉथ नामक व्यक्ति ने ये यूरेनियम डिस्कवर किया था 1789 में। और लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात करें अगर, लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ यूरेनियम में कज़ाकिस्तान जाएगा और नामीबिया जाएगा। कज़ाकिस्तान, नामीबिया एंड फॉलोड बाय कनाडा। एंड लार्जेस्ट रिजर्व्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं, और कंपैरेटिवली रशिया में रिजर्व्स कम हैं इसके, और इवन फ्रॉम ड प्रोडक्शन एंगल रशिया में ये कम मिलता है, ठीक है, राइट। देन अब ये ओलंपिक डैम माइन है एक, ये ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम माइन है। ओलंपिक डैम माइन के साथ आप एक और चीज़ याद रखो, आई थिंक रेडियम हिल्स। तो रेडियम हिल्स नामक जगह एक कॉकबर्न नाम की जगह है इन साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे रेडियम हिल्स मिलते हैं, वहाँ पे भी यूरेनियम माइन मिलती है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये रेडियम हिल्स। और मैरी कैथलिन भी वहीं पे है, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो रेडियम हिल्स, कॉकबर्न, साउथ ऑस्ट्रेलिया, मैरी कैथलिन, कॉकबर्न, साउथ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो और ये तो पता ही है कि रेडियम इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पिच ब्लेंड, वही और होता है जो यूरेनियम का होता है। देन ओलंपिक डैम माइन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम माइन है। देन सिंकोलोब वे माइन, ये आपका कटंगा रीजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पड़ता है। एंड नॉर्दर्न लेक अथाबास्का कह लो या फिर सस्केचुआन यूरेनियम सिटी कह लो, ये कनाडा में बहुत फेमस यूरेनियम रिजर्व साइट है। और पोर्ट रेडियम और एलियट लेक, ये भी कनाडा में यूरेनियम रिजर्व साइट है। तो मैंने बताया था ना कि लार्जेस्ट रिजर्व आर इन ऑस्ट्रेलिया, वेयर प्रोड्यूसर्स की बात करो तो कज़ाकिस्तान लीडिंग प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाय नामीबिया एंड कनाडा। इसीलिए आपको कनाडा के कुछ साइट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, जैसे पोर्ट रेडियम हो गया, लेक एलियट हो गया, सस्केचुआन हो गया, और ये एक और था नॉर्दर्न लेक अथाबास्का हो गया। देन कोलोराडो प्लेट्यू, ये भी यूएस में यूरेनियम रिजर्व के लिए फेमस है, कोलोराडो प्लेट्यू। देन रेडियम हिल्स और मैरी कैथलिन, ये मैंने बताया साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया।
में एक जगह है कॉकबर्न नाम की, वहाँ पे रेडियम हिल्स मिलते हैं। दैन थोरियम की बात करें तो ये केरला कोस्ट इंडिया में हमारे मिलता है, और ये एस्पिरिटो सैंटो ब्राज़ील के ईस्टर्न साइड में मिलता है, जिस जगह का नाम है एस्पिरिटो सैंटो, ठीक है। नाउ देन बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट, ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बॉक्साइट की बात करें तो इसमें देखो गिनी, ऑस्ट्रेलिया एंड वियतनाम, ये आपके लार्जेस्ट रिजर्व्स होल्ड रखते हैं बॉक्साइट रिजर्व्स की बात अगर करें सिर्फ। देन ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, अराउंड 80% टिन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ रिवर बेड्स। 80% टिन जो आता है हमारा प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ रिवर बेड से मिलता है। मोस्ट ऑफ द प्लेसर डिपॉजिट्स आर स्प्रेड अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया। प्लेसर डिपॉजिट्स ज़्यादातर आपको साउथ ईस्ट एशिया के ओशनिक फ्लोर में मिल जाता है या रिवर बेड्स में मिल जाता है। द ओर ऑफ टिन इज़ कैसिटराइट, ये तो मुझे पता है। लार्जेस्ट टिन प्रोड्यूसर, ये मैंने देखो चिम्प, तो ये चाइना हो गया, फिर आई से इंडोनेशिया हो गया, और एम से म्यांमार हो गया, फिर पेरू हो गया। तो ये देखो ये लार्जेस्ट टिन प्रोड्यूसर्स हैं, नॉट रिजर्व्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो रिजर्व्स की बात करो तो फिर गिनी इज़ एट द टॉप रिजर्व, वेयर एज प्रोड्यूसर की बात करो तो इट इज़ चिम्प, ठीक है। अभी आगे हमने इसके बारे में एक टेबल बना रखा है तो दिक्कत नहीं होगी। तो अभी इंडोनेशिया एक जगह आया था साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, कोई जो द ओनली ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, आई थिंक इंडोनेशिया ही था। कहाँ था ये, लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया, ओनली नहीं है, मतलब लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया, दैट इज़ इंडोनेशिया, ठीक है। देन मैंने ये बता दिया कि बॉक्साइट में गिनी के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं, लेकिन प्रोड्यूसर की बात करें तो चिम्प यानी कि चाइना, इंडोनेशिया, म्यांमार एंड पेरू, ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ टिन है। टिन का और होता है कैसिटराइट, और टिन जो हमारा 80% मिलता है, या कैसिटराइट और जो हमारा मिलता है वो रिवर बेड से ही मिलता है। प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ द रिवर बेड्स ऑफ मोस्टली साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स, वहीं से हमको मिलता है। देन ये एलुवियल, ग्रेवल, किम्बरलाइट और कॉन्ग्लोमेरेट, दीज आर द 3 सोर्सेज ऑफ डायमंड ओर्स। तो एलुवियल ग्रेवल हो गया, किम्बरलाइट हो गया, कॉन्ग्लोमेरेट हो गया। When it comes to having the largest reserves as well as production, Russia and Botswana are at the top 2 position, ठीक है। तो ये डायमंड की बात कर रहे हैं हम लोग, रशिया एंड बोट्सवाना। देन द लार्जेस्ट रिजर्व एंड प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रेट, ये आपका चिले है, चिले। सॉल्ट पेटर इज़ नथिंग बट पोटेशियम नाइट्रेट और शोरा। अटाकामा डेजर्ट इन द नॉर्थ चिले रीजन हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ नाइट्रेट। तो अटाकामा रीजन ऑफ नॉर्थ चिले, इनफैक्ट इट इज़ अ डेजर्ट इन नॉर्थ चिले, तो वहाँ पे भी आपको नाइट्रेट मिल जाता है। तो लार्जेस्ट रिजर्व एज वेल एज प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रेट क्या है, लार्जेस्ट रिजर्व एज वेल एज प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रेट, तो वो चिले है। और चिले रीजन में ही अटाकामा डेजर्ट मिलता है, तो वहाँ पे भी आपका लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ नाइट्रेट हो जाएगा। देन सॉल्ट पीटर इज़ नथिंग बट पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। उसको पोटेशियम नाइट्रेट को शोरा भी बोलते हैं। एंड पोटेशियम बाय इटसेल्फ इट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, याद रखना। तो फिर टाइटेनियम की बात कर रहे हैं। टाइटेनियम इज़ स्ट्रॉन्ग एंड लाइट एंड गुड ऑल्टरनेटिव टू स्टील। चाइना प्रोड्यूसर्स द मोस्ट टाइटेनियम। देन रेयर अर्थ मेटल्स की बात करो तो चाइना इज़ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। इन इंडिया इट इज़ मोस्टली फाउंड अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। तो रेयर अर्थ मेटल्स आपके इंडिया में ईस्टर्न कोस्ट में मिलते हैं। देन द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ लिथियम इन अफगानिस्तान इज़ सीन एज ऑयल डिस्कवरी इन ईरान। तो अफ़गानिस्तान में अभी रिसेंट डिस्कवरी हुई है लिथियम की, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेक थ्रू मिल सकता है अगर हम लोग उसको मतलब हार्नेस कर पाए, राइट। देन कैम्फर की बात करो तो इट इज़ एन ऑर्गेनिक लिक्विड, इट इज़ सबलाइम एंड 3 सोर्सेज ऑफ कैम्फर की बात करें। कैम्फर कहाँ से मिलता है आपको, कैम्फर लॉरेल जो चाइना में मिलता है, भीमसेनी ये आपका बोर्नियो और सुमात्रा रीजन में मिलता है, और पत्री कपूर ये आपका इंडिया में मिलता है। और इनके पेड़ों के स्पीसी के नाम भी आप देख लो, ये पेड़ से मिलता है बेसिकली। कैम्फर लॉरेल नाम का पेड़ आपको जो चाइना में मिलता है, कैम्फर लॉरेल। और भीमसेनी ये आपका बोर्नियो सुमात्रा, और यहाँ पे जो पेड़ का नाम है ड्रायो बैलेनॉप्स ट्री एंड ब्लूमी कॉम्पोजिट स्पीसी। तो ब्लूमी कॉम्पोजिट स्पीसी ये आपका इंडिया में मिलता है, ठीक है। तो फिर से बता दे रहे हैं, ये जो कैम्फर लॉरेल है ये आपका चाइना रीजन में मिलता है। फिर भीमसेनी इज़ अ वेराइटी ऑफ कैम्फर जो आपका बोर्नियो या सुमात्रा रीजन में मिलता है।
फ्रॉम द ड्रायो बैलेनोप्स ट्री। ड्रायो बैलेनोप्स नामक ट्री से आपको बोर्नियो सुमात्रा रीजन में कैम्फर मिलता है। कैम्फर लॉरेल नामक ट्री से आपको चाइना में मिलता है। और फिर हमारा इंडियन वेरिएंट है जिसको हम पत्री कपूर बोल रहे हैं। सो इट इज़ derived from the tree called Bloomy composite species of tree। फिर मेसाबी रेंज ये आपका यूएस में पड़ता है नियर द लेक सुपीरियर। एंड अदर रेंजेस आर मेनोमिनी, मार्क्वेट, वर्मिलियन एंड गोजेबिक फॉर आयरन और रिजर्व्स इन यूएसए। तो ये देखो, मेनोमिनी, मार्क्वेट, वर्मिलियन, गोजेबिक, दीज आर द आयरन और रिजर्व्स इन द यूएस। ये चारों रीजन्स कहाँ मिल रहे हैं? मेसाबी रेंज में मिल रहे हैं, जो कि लेक सुपीरियर के आसपास मिलते हैं। मेसाबी रेंज इज़ नियर द लेक सुपीरियर, और उसी के आसपास आपको मेनोमिनी, मार्क्वेट, गोजबी और वर्मिलियन नामक आयरन और रिजर्व्स साइट्स ऑफ द यूएस मिल जाते हैं। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयोडीन ये भी चिले है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि चिले जो नाइट्रेट है वो मोनोपोली बना रखा है चिले, उस पर लार्जेस्ट रिजर्व एज वेल एज प्रोड्यूसर। फिर डायमंड की बात करें तो रशिया और बोट्सवाना मैंने यहाँ बताया था रिजर्व्स एज वेल एज प्रोड्यूसर्स। फिर आयोडीन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैलिश, ब्राइन एंड सीवीड्स। कैलाइश, ब्राइन एंड सीवीड्स, इनसे आपको आयोडीन मिल जाता है। और यहाँ डायमंड की बात करें तो कॉन्ग्लोमरेट, किम्बरलाइट और एलुवियल ग्रेवल, यहाँ से डायमंड मिलता है। और टिन तो आपका कैसेटराइट से मिलता है, कैसीटराइट। और ठीक है, रेयर अर्थ मेटल्स मैंने बताया, वैसे चाइना इज़ द टॉप प्रोड्यूसर, लेकिन इंडिया में ईस्टर्न कोस्ट पे मिल जाता है। फिर आयोडीन की बात की है तो आयोडीन भी चिले होल्ड्स द मोनोपोली ओवर आयोडीन, एंड इंडिया में ईस्टर्न कोस्ट पे आपको इन इंडिया इट इज द रेयर अर्थ मेटल्स आर फाउंड इन मोस्टली फाउंड अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। फिर आयोडीन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो कैलाइश, सीवीड्स एंड ब्राइन, ये तीन आप नाम याद रखो। फिर अब बात करते हैं वॉल्केनोज़ की। तो वाटर वेपर इज़ द हाईएस्ट एमिटेड गैस ड्यूरिंग अ वॉल्केनो। अदर गैसेज ऑल्सो इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा ही, फिर SO2 भी होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, HF भी होता है, हीलियम भी होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। तो जिसमें जो सबसे कॉमन वाले हैं वो उनको तो याद रखना ज़रूरी नहीं है, वो आप ऑब्वियसली टिक कर ले जाओगे। जैसे SO2 हो गया, CO2 हो गया और CO हो गया। लेकिन किन तीन को याद करना है? HCl, HF और हीलियम, तीनों H से हैं। So these three are also part of the volcanic eruptions alongside water vapor being the highest emitted gas during a volcano। HCl, HF, हाइड्रोफ्लोरिन होता है कुछ, and helium। Then acidic lava has higher silica and hence more viscous and dense, while basic lava has less silicates and is fluid। ठीक है, तो एसिडिक लावा में ज़्यादा सिलिका होता है या सिलिकेट्स, इसलिए वो विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, लेस मोबाइल होता है, लेस फ्लूइड होता है। जबकि बेसिक लावा में लेस सिलिकेट्स होते हैं, इसलिए आराम से वो फ्लो करता है। नाउ गीज़र फील्ड साइट्स आर यूजुअली लोकेटेड नियर एक्टिव वॉल्केनोज। ठीक है, ये एक्टिव वॉल्केनोज के पास मिलते हैं। एग्जाम्पल ओल्ड फेथफुल गीज़र इन येलोस्टोन नेशनल पार्क। अ कैल्डेरा इज़ एक्सटेंडेड वॉल्केनिक वेंट। ठीक है, एक्सटेंडेड वॉल्केनिक वेंट जो ऊपरी पार्ट में मिलता है, इतना चौड़ा हो जाता है वॉल्केनिक वेंट कि वहाँ पे कई बार लेक्स भी बन जाते हैं। देन फ्यूमेरोल इज़ द लास्ट ओपनिंग पॉइंट इन कैल्डेरा एंड इट इज़ द लास्ट फेज ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी। द नेम सोल्फेटरा या सोल्फाटरा इज़ गिवन टू फ्यूमेरोल दैट एमिट सल्फरस गैसेस। सो सोल्फाटरा इज़ अ फ्यूमेरोल। नाउ फ्यूमेरोल मैंने बताया कि इज़ द लास्ट ओपनिंग ऑफ द कैल्डेरा, जहाँ ठीक है जहाँ से आपका मोस्टली सल्फ़र गैसेस निकलती हैं। तो अगर सल्फ़र गैसेस वहाँ से ज़्यादा निकल रही हैं तो उसको फ्यूमेरोल के बजाय सोल्फाट्रा बोलेंगे। ठीक है, अब माउंट कटमाई ये अलास्का में है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द वैली ऑफ 1000 फ्यूमेरोल्स। माउंट कटमाई अलास्का, 1000 फ्यूमेरोल्स। ठीक है, फिर कुछ माउंटेन्स हैं, अब ये पेज कर ही लेते हैं। तो फिर कुछ माउंटेन्स हैं जैसे माउंट किलोइया, ये हवाई आइलैंड्स में है यूएस में। यहाँ पे मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज मिल जाएंगे आपको। जैसे माउंट कटमाई मैंने बताया वैली ऑफ 1000 फ्यूमेरोल्स के लिए जाना जाता है, वैसे माउंट किलोइया ये हवाई यूएस में मिलता है, एक्टिव वॉल्केनोज है यहाँ पे। फिर माउंट एटना जो है ये इसका निकनेम पितोन दे फोर्टनाइस भी है। ठीक है, तो माउंट एटना भी एक्टिव वॉल्केनो है, whereas the most active volcano is Mount Kilauea in Hawaii Islands. Then on the basis of size, Mount Mauna Loa on Hawaii, USA is the largest। तो इतना डीप में नहीं पूछेगा कि लार्जेस्ट कौन सा है और मोस्ट एक्टिव कौन सा है।
एक जनरल सवाल पूछ लेगा कि माउंट माउना लोआ कहाँ पे है, माउना लोआ तो हवाई में है। माउंट किलौया कहाँ पे है, किलौया ये भी हवाई आइलैंड्स यूएस में है। तो ये किलौया और माउना लोआ ये दोनों एक्टिव वॉल्केनोज हैं और हवाई आइलैंड्स में मिलते हैं। वेरस माउंट एटना, अब ये देख लेना कहाँ पे है, ये मेरे ख्याल से इटली के आसपास मिलता है कहीं, माउंट एटना। इसको अभी चेक कर लो कहाँ मिल रहा है, माउंट एटना कहाँ मिलता है। तो ये इटली सिसिली में मिलता है, ठीक है जी। ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सिसिली इटली इन द मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ कैटेनिया बिटवीन द सिटीज़ ऑफ मेसीना एंड कैटेनिया। नाउ ये स्ट्रेटो वॉल्केनो है, एक्टिव है या एक्टिव तो होगा ही ना, वो हम तीनों लिस्ट पढ़ रहे थे, ये जो तीनों लिस्ट हम लोग पढ़ रहे थे वो सारी एक्टिव वॉल्केनोज की ही थी, ठीक है। तो माउंट एटना हो गया, माउंट एटना हो गया, किलौया और माउना लोआ तो हवाई आइलैंड्स यूएस में हो गया, ठीक है। ये निकनेम याद रखो, पिटोन दे फोर्नाइस, इटालियन लग रहा है। देन माउंट एटना सिसिली में है, इटली में। देन माउंट स्ट्रोम्बोली ये नॉर्थ ऑफ सिसिली में है, माउंट स्ट्रोम्बोली मेडिटेरेनियन सी में पड़ता है, इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन भी बोला जाता है। तो डोंट कंफ्यूज, माउंट एटना इज़ इन सिसिली और Mount Stromboli is a little northwards of Sicily in the Mediterranean Sea, which is also known as the lighthouse of the Mediterranean because of its active nature volcano. Then Ojas del Salado की बात करें, ये एंडीज़ में रेंज में पड़ता है जो अर्जेंटीना चिले बॉर्डर में है। इट इज़ द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो, 6893 मीटर्स इसकी हाइट है। वेरस वॉल्केनो इज़ माउंट कोटोपैक्सी विच इज़ इन इक्वेडोर, ठीक है। अब बस जगह का नाम याद रखो, माउंट कोटोपैक्सी इज़ इन इक्वेडोर और वो डॉर्मेंट है। देखो इक्वेडोर के लास्ट 3 अक्षर देखो, DOR, दैट मीन्स डॉर्मेंट। तो इक्वेडोर में एक बहुत ही फेमस माउंटेन है दैट इज़ कोटोपैक्सी जो कि डॉर्मेंट है। देन ओजस डेल सलाडो ये आपका अर्जेंटीना और चिले बॉर्डर पे है और ये हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो आज की डेट में है। इसकी हाइट इंपॉर्टेंट है, 6893 मीटर्स। देन माउंट एरेब्रस, ये एरेब्रस रॉस आइलैंड अंटार्कटिका पे है। और बैरन वॉल्केनो ये बैरन आइलैंड पे है, इट इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन साउथ एशिया, ठीक है। बैरन आइलैंड के पास है, आइलैंड अंडमान के पास। देन माउंट फूजी ये होन्शू आइलैंड में है, माउंट फूजी जापान। वेरस माउंट वेसुवियस ये भी इटली में है, इज़ ऑल्सो एन एक्टिव वॉल्केनो। तो माउंट फूजी ये इसका आइलैंड का नाम इंपॉर्टेंट है, होन्शू आइलैंड, ठीक है। देन माउंट सेंट हेलेंस, दिस इज़ इन नॉर्थ वेस्टर्न USA, ऑल्सो नोन एज फूजी ऑफ अमेरिका। माउंट सेंट हेलेंस तो ये US में है, नॉर्थ वेस्टर्न US में है। मोस्ट वॉल्केनोज अकर इन द पैसिफिक, ऑल्सो इरप्शन डू नॉट अकर इन द बाल्टिक सी। बाल्टिक सी में वॉल्केनिक इरप्शंस नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे मैंने समरी बना दी है, जैसे कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है, डॉर्मेंट है, ठीक है। अरे यार ये एक्टिव नहीं है, कैसे लिख दिया ये। अब आप ये कंफर्म कर लो कि माउंट कोटोपैक्सी इज़ एक्टिव और डॉर्मेंट वॉल्केनो। Cotopaxi is part of the chain of volcanoes around the Pacific plate known as Pacific Ring of Fire. It is an active volcano which last erupted in 1940. तो ठीक है, कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है और एक्टिव है। फिर एटना मैंने बताया सिसिली में है, फिर फूजी बताया जापान में है, फिर माउंट किलौया हवाई USA में है, माउंट माउना लोआ हवाई USA में है, माउंट रेनियर मैंने बताना भूल गया था, रेनियर, और एक और था सेंट हेलेंस ये भी US में है। तो ये एक्टिव वॉल्केनोज हैं, ठीक है। अब डॉर्मेंट की बात करो तो किलिमंजारो ये तंजानिया में है, हाईएस्ट इन अफ्रीका है। और वैसे यहाँ पे मैंने बताना भूल गया, हाईएस्ट एक्टिव में ओजस डेल सलाडो भी आना चाहिए, यहाँ पे लिखा नहीं है तुमने, ठीक है। वो अर्जेंटीना और चिले बॉर्डर पे है ना, कहाँ गया, हाँ, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो 6893 मीटर्स। कोटोपैक्सी भी इक्वेडोर में है, वो भी एक्टिव है। एरेब्रस आपका रॉस आइलैंड अंटार्कटिका, बैरन आइलैंड अंडमान साउथ एशिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो। माउंट फूजिया होन्शू आइलैंड जापान, माउंट वेसुवियस ये भी इटली में है, एक्टिव है। और सेंट हेलेंस और माउंट रेनियर ये दोनों अमेरिका में है। और बाल्टिक सी में वॉल्केनिक इरप्शंस कम देखने को मिलते हैं। किलिमंजारो ये तंजानिया में है और इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑल्सो इन अफ्रीका। देन माउंट पैरीक्यूटिन ये मैक्सिको में है, माउंट पैरीक्यूटिन। देन नॉन वॉल्केनिक माउंटेन एकोनकागुआ है, ठीक है, एकोनकागुआ। उसके बाद माउंट ताल ये फिलीपींस में पड़ता है और एक्टिव की बात कर रहे हैं तो ठीक है, माउंट ताल है।
तो माउंट ताल ये आपका फ़िलीपींस में है, देन माउंट मेरापी ये इंडोनेशिया में है, और माउंट क्राकाटोआ ये जावा और सुमात्रा के बीच जो स्ट्रेट पड़ती है ना, सुंडा स्ट्रेट, वहाँ पे आपको माउंट क्राकाटोआ मिल जाएगा। माउंट क्राकाटोआ इज़ इन द सुंडा स्ट्रेट बिटवीन जावा एंड सुमात्रा। माउंट मेरापी इज़ ऑल्सो इन इंडोनेशिया। माउंट ताल इज़ इन फ़िलीपींस। तो ये चारों जो मैंने बताया, दीज आर एक्टिव वॉल्केनोज। ठीक है। फिर पैरीक्यूटिन मैंने बताया था अभी मैक्सिको में, ये है ना माउंट पैरीक्यूटिन, ये डॉर्मेंट है। और किलिमंजारो तंजानिया में हाईएस्ट माउंटेन है, वो भी डॉर्मेंट है। फिर एक डॉर्मेंट है माउंट एपो। ठीक है। नाउ माउंट एपो की अगर बात करें तो इट इज़ वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट वॉल्केनो, अ लेक विदिन वॉल्केनो विदिन अ लेक। व्हाट द हेल इज़ दैट? अ लेक विदिन वॉल्केनो विदिन अ लेक, ये क्या है? ये कैसा दिखता होगा? माउंट एपो, लेक विदिन अ वॉल्केनो विच इज़ विदिन अ लेक। फ़ोटो देखो, अच्छा ये है, तो ये देखो दिख रहा है, अ लेक विदिन अ वॉल्केनो विदिन अ लेक। ठीक है। तो ये माउंट एपो में आपको मिलता है। ठीक है। विच इज़ अ डॉर्मेंट वॉल्केनो एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट वॉल्केनो एज वेल, राइट। तो ये हो गया। फिर माउंट दमावंद ईरान में है, ये हाईएस्ट है ईरान में। एल्ब्रुज की बात करें, नॉट एल्ब्रुज, एल्बुर्ज इज़ ऑल्सो इन ईरान। तो डोंट कंफ्यूज, एरेब्रस वो रॉस अंटार्कटिका में था। कहाँ पढ़े थे? यहाँ कहीं पढ़े थे, एरेब्रस, हाँ। लेकिन एल्बुर्ज, ये आपका एल्बुर्ज अलग है। एल्बुर्ज और दमावंद दे आर इन ईरान, जबकि दमावंद उनमें से टॉलेस्ट है, हाईएस्ट है। और वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट वॉल्केनो बताएं तो माउंट एपो है। ठीक। देन दो और कर लो, जैसे माउंट पैरीक्यूटिन के साथ आप माउंट कोलिमा भी लिख लो। माउंट कोलिमा और पैरीक्यूटिन दोनों डॉर्मेंट हैं, दोनों मैक्सिको में है। माउंट कोलिमा है। देन माउंट सब्यांका ये पेरू में है, पेरू में। ठीक है। तो ये हो गया सारे माउंटेन्स इंपॉर्टेंट। देन अर्थक्वेक्स पॉइंट ऑफ इनिशियल रप्चर is called hypocenter. The epicenter is a point directly above the hypocenter. The epicenter is the point where the waves of an earthquake are first observed. ठीक है। तो earthquake's point of initial rupture is called hypocenter, or the epicenter is a point directly above the hypocenter. The epicenter is the point where the waves of an earthquake are first observed. Then all natural earthquakes occur in the lithosphere में होते हैं सारे। और seismic waves के टाइप देख लो, ये इस पे सवाल बनते हैं। देखो, पी वेव्स की बात करें, फिर एस वेव्स की बात करें, फिर सरफेस वेव्स दो प्रकार के होते हैं, लव सरफेस वेव्स और रेले सरफेस वेव्स। तो इनमें पी वेव्स जो होता है ना, वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, बिकॉज वो सिमिलर टू साउंड वेव्स होते हैं पी वेव्स, एंड दीज आर द फास्टेस्ट एंड ट्रेवल थ्रू सॉलिड लिक्विड एज वेल एज गैसेस, तीनों से पास हो जाते हैं। जबकि ये एस वेव्स जो होते हैं, ये ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं, सिमिलर टू लाइट वेव्स। ठीक है। and these travel slower than the p waves. S waves travel only through the solids. फिर सरफेस में मैंने बताया लव वेव्स और रेले वेव्स, जिसमें कि लव वेव्स आर द फास्टर एंड रेले वेव्स आर द स्लोअर। ठीक है। तो ये हो गया, क्लियर है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, एस वेव्स जो है वो पी वेव्स से स्लोअर होता है, और एस वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स होता है, जबकि पी वेव्स जो होते हैं दे आर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है। और फास्टेस्ट होते हैं। देन रिचर स्केल की देखो, ये इंटेंसिटी मेजरमेंट होता है, वेर एज मरकाली स्केल ये इंटेंसिटी। ये दोनों कैसे हो सकते हैं यार? मरकाली स्केल चेक करो क्या होता है। तो अ 12 पॉइंट स्केल फॉर एक्सप्रेसिंग द लोकल इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक रेंजिंग फ्रॉम 1 to 12। ठीक है। मरकाली स्केल भी अर्थक्वेक इंटेंसिटी को मेजर करता है ऑन अ 12 स्केल इंस्ट्रूमेंट, और रिचर स्केल भी वही कर रहा होगा। तो रिचर स्केल इंटेंसिटी मेजरमेंट और मरकाली स्केल भी वही काम करता है। देन रिचर स्केल इज़ अ लॉगरिथमिक स्केल whose base is 10. Then each step in richer scale corresponds to a 10-fold increase in amplitude. Each step increase in richer scale corresponds to a 10-fold increase in the amplitude. अच्छा. Now each whole number increase in the richer scale corresponds to an increase of 32 times of energy released, while every point on the scale denotes an energy release of 6 ounces of TNT. तो अगर रिचर स्केल में एक होल नंबर बढ़ जाता है तो दैट मीन्स increase of 32 times energy released than the previous whole number। ठीक है, ये याद रखो। और दूसरी चीज़ कि each while every point on the scale denotes an energy release of 6 ounces of TNT। और ये बता रहे थे कि each step in richer scale corresponds to
10 फोल्ड इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड, तो ये एम्पलीट्यूड के बारे में बता दिया। ईच स्टेप, तो स्टेप माइट नॉट बी होल नंबर के इंटरवल्स पे शायद ना हो इस स्टेप, लेकिन अगर होल नंबर पे देखें तो 32 टाइम्स एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन अगर सिर्फ एक स्टेप देखा जाए तो वो 10 टाइम्स एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, ठीक है। वाइल एवरी पॉइंट ऑन द स्केल डिनोट्स an energy release of 6 ounces of TNT. Then around 90% of the world's earthquake occur along the Ring of Fire. There are 4 main reasons for the occurrence of earthquake in this region. यहाँ पे ज़्यादा point of interaction होता है between sea and land. Young Fold Mountains region है यहाँ पे, volcanic activity भी होती है और plate tectonics कई सारे diverge वगैरह या converge हो रहे होंगे. The nations like Chile, California, Japan, Alaska, Philippines, New Zealand are stuck in this. तो चिले हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, जापान हो गया, अलास्का हो गया, फिलीपींस हो गया, न्यूजीलैंड भी हो गया, ठीक है। तो 90% ऑफ द वर्ल्ड्स अर्थक्वेक्स अकर अलोंग द रिंग ऑफ फायर, ये पैसिफिक ओशन में रन करती है। सिमिलरली द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ अर्थक्वेक प्रोन बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट। तो हमारी वाली प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अफ़गानिस्तान और पामीर नॉर्थ वो वाला इलाका जो है, उस वजह से वहाँ पे काफ़ी अर्थक्वेक प्रोन एरिया हो जाता है। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इज़ बेस्ड ऑन ओशियन सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक्स की जो थ्योरी है दैट इज़ बेस्ड ऑन ओशियन सी फ्लोर स्प्रेडिंग। फॉर ईच अर्थक्वेक देयर एग्जिस्ट एन ऑल टुगेदर डिफरेंट शैडो जोन्स। अब ये तो रटना पड़ेगा आपको। पी वेव्स डू नॉट अराइव between 103 to 105 and 105 to 140 due to refraction at the mantle core boundary, while S waves do not appear beyond an angular distance of 130 degree as they are stopped by the outer liquid core, ठीक है। S waves do not appear beyond angular distance of 130 degrees as they are stopped by the outer liquid core। मैंने बताया था कि S waves only travel through solids, तो इस वजह से वो और इंटरनल कोर जो सबसे इंटरनल कोर होता है अर्थ का दैट इज़ सॉलिड, तो वहाँ से वो पास नहीं कर पाएंगे। 130 डिग्री के बियॉन्ड ही वो ट्रैवल करेंगे, क्योंकि सॉरी मैं उल्टा बता दिया। एस वेव्स ओनली ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, इसका मतलब कि वो इंटरनल कोर से ही पास करेंगे और आउटर कोर इज़ मोल्टन यानी कि लिक्विड, तो वहाँ से वो पास नहीं करेंगे। तो एस वेव्स डू नॉट अपीयर बियॉन्ड एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 130, और वेराज पी वेव्स के दो जो जोन्स होते हैं, एक 103 से 105 डिग्री, उसमें वो नहीं अराइव करते हैं, और एक 105 से 140 डिग्री वहाँ भी वो अराइव नहीं करते हैं, ठीक है। और रीज़न है ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट द मैंटल कोर बाउंड्री, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ पी वेव्स एट द मैंटल कोर बाउंड्री। देन सीस्मोग्राफ कंटेन्स सीस्मोमीटर यूज टू रिकॉर्ड द वेव्स। अब इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है। अब आप ये कुछ प्लेट्स देख लो तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं रिंग ऑफ फायर की बात कर रहा था तो अलास्का हो गया, ठीक है। अच्छा ये देखो प्लेट नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, देखो ये वाली नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। अब नॉर्थ अमेरिकन प्लेट बहुत बड़ी है, ठीक। अब उसके बगल में आप देखो जुआन डे फ्यूका, ये बहुत छोटी सी प्लेट है। ये तो मैं आपको एक मोटा ये बता दे रहा हूँ, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट बहुत बड़ी है, ठीक। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ये है, उसके बगल में ये पूरा पैसिफिक प्लेट है, ठीक, पूरा का पूरा पैसिफिक प्लेट है। और फिर आप देखो ये नाज़का प्लेट, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो आपका है उसके वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न कोस्ट पे आपका पूरा नाज़का प्लेट है, तो ये नाज़का प्लेट हो गया। और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में नाज़का प्लेट है, और साउथ अमेरिका इंक्लूडिंग साउथ अमेरिका एंड इट्स ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न कोस्ट आपका साउथ अमेरिकन प्लेट है। तो अब देखो ये 4 प्लेट्स मैंने बताया, नॉर्थ अमेरिका, फिर पैसिफिक प्लेट, फिर नाज़का प्लेट, फिर साउथ अमेरिकन प्लेट। अब देखो हो क्या रहा है। अब आप ये भी देख लो कि इन 4 प्लेट्स जो मैंने बताए इनके बीच 2 छोटी सी बल्कि 3 छोटी प्लेट्स फंसी हुई हैं। जैसे ये जुआन दे फ्यूका प्लेट है, ये यहाँ पे फंसा है, बहुत छोटा सा है, ये वैंकूवर वाले इलाके के आसपास। फिर आप देखो ये कोकोस प्लेट, ये फंसा हुआ है यहाँ पे मैक्सिको इस्तमोस ऑफ पनामा के पास। तो इनफैक्ट इस्तमोस ऑफ पनामा के पास आप 2 प्लेट्स बहुत छोटे देख पा रहे हो, एक कैरिबियन प्लेट अलग से है और एक कोकोस प्लेट इधर नीचे से है, ठीक है। तो ये पूरा हिस्सा हो गया। फिर आप देखो इधर अफ्रीकन प्लेट है, और फिर यूरेशियन प्लेट है, और इधर ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। अब इन 3 प्लेट्स में यानी कि यूरेशियन प्लेट ऊपर हो गया, इधर अफ्रीकन हो गया, इधर
ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया। इन 3 प्लेट्स में हमारा 2 सैंडविच हो रहा है, एक अरेबियन प्लेट और एक इंडियन प्लेट। ठीक, बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग कॉन्टिनेंट्स के यहाँ से स्टार्ट करेंगे।